अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसकी फूड में इम्पोर्टेंस क्या है। ये चंद एक चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ इन द फूड। प्रोटीन्स बेसिकली हैं क्या? प्रोटीन्स आर इजीली डाइजेस्टेबल, non-toxic, nutritionally adequate, functionally usable in food products. They are available in abundance and they are sustainable in agricultural. आप इसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। Humans can easily digest the proteins. आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। न्यूट्रिशनली एडिक्वेट का मतलब ये होता है कि आपकी खुराक पूरा करने के लिए और आपकी बॉडी की को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ये काफ़ी होती हैं। इसको फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है फूड प्रोटीन्स। और एग्रीकल्चर का एक सिस्टम बना हुआ है, दैट इज़ द सस्टेनेबल, कि जब भी आप पल्सेस ग्रो करेंगे, दालें ग्रो करेंगे, आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे। ब्रोकली, कुछ और वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो ये एक नेचुरल सिस्टम भी है और ह्यूमंस ने इसको मज़ीद मॉडिफाई भी कर लिया। प्रोटीन्स तमाम जानदारों में मौजूद होती है और इसका एक बायोलॉजिकल रोल भी होता है। बहुत शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ फंक्शनैलिटी क्या होती है और बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल रोल क्या हुआ करता है। तो ये प्रोटीन्स का फंक्शंस के साथ साथ स्ट्रक्चरल रोल भी है। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोटीन्स आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करती है। अमाइनो एसिड्स, दे आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर आप हम ए टू ऑनवर्ड अगर करें या 1 से 20 तक करें, अमाइनो एसिड्स को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 अप टू 20। अब इन तमाम अमाइनो एसिड्स को आप एक लाइन में रखते हैं 1 से 20 तक, तो ये एक अमाइनो एसिड, जो ये आपका तमाम अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बना देंगे। अब आपने क्या किया, 20 को शुरू में लगा दिया और फिर आगे 1 to 19 आ गया, 21 और फिर अप टू 19, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये एक अलग तरह से प्रोटीन बन गई। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट को चेंज करने से आपके पास बेतहाशा और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हासिल हो जाती हैं। प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लेवर ऑफ द फूड। ये फ्लेवर देती हैं फूड को, एक स्पेसिफिक फ्लेवर डिटरमाइन करती हैं। दे आर प्रिकर्सर ऑफ अरोमा कंपाउंड्स एंड कलर्स फॉर्म ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। प्रोटीन्स के इसके अलावा दो फंक्शन आ गए। अरोमा, जो आपको खाने में एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल मिलेगी, खुशबू मिलेगी, वो इन फूड प्रोटीन से हासिल होगी। इसके अलावा यही फूड प्रोटीन्स अपने कलर्स भी चेंज करती हैं। जब आप फूड प्रोसेस करते हैं, आम है जब प्रोसेस होगा तो अपने ये कलर चेंज करेगा। बनाना, उसमें भी प्रोटीन्स है तो वो भी चेंज करेगा। सो फूड प्रोटीन्स, दे बेसिकली चेंज द कलर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड। They have the ability to build a stabilize gels, foams, emulsions and fibrillar structures which is essential in certain food products. कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत होती है।
कुछ में फोम बनने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप क्रीम ले रहे हैं तो क्रीम के अंदर एक फोम बनाना पड़ता है। इमल्शंस, केक्स हैं तो केक्स के अंदर इमल्शंस बननी होती हैं। जो मैंने आपसे पहले कहा कि 2 लिक्विड्स हैं, 3 लिक्विड्स हैं, तो उनकी आपस में लेयरिंग होती है, उस लेयर्स के दौरान इमल्शंस बनती हैं। फाइबर्स बनने की ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम जो स्ट्रक्चर हैं, ये प्रोटीन्स हेल्प आउट करता है, प्रोटीन्स बनाता है फूड में। अब आप प्रोटीन्स कहाँ से ले सकते हैं? मिल्क, मीट, ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स पल्सेस, और ऑयल सीड्स, कुछ इस तरह के सीड जहाँ से आप ऑयल भी हासिल कर सकते हैं। सनफ्लावर, कैनोला, लेग्यूम्स, ठीक है, दालें कुछ इस टाइप की जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स भी हैं, मूंगफली है, पीनट्स हो गए, एलजी, यीस्ट, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं कि जिसमें प्रोटीन्स हुआ करती है, और उस प्रोटीन्स का भी एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। अगर वो सॉइल में हो, मिल्क में हो, कर्ड में हो, उनके तमाम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। केमिकल स्ट्रक्चर पे आए तो जैसे मैंने अर्ज़ की कि 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाकर प्रोटीन्स डेवलप करते हैं। ईच अमाइनो एसिड कंटेन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ करता है। पहले तो अमाइंस आ गए, अमाइंस हम अमाइनो एसिड्स को कहते हैं, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। They link together with a peptide bond. नाइट्रोजनस बॉन्ड कहलाता है ये, अमाइड बॉन्ड कहलाता है ये, नाइट्रोजन इसमें शामिल होता है, जो कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान बनेगा, और ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाता चला जाता है। अमाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। अब जो इसमें अमाइड लिंकेज बनेगी, इसमें डबल बॉन्ड हुआ करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के हवाले से हम इसमें देखते हैं कि मोर देन 50% इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन अब 6 to 7%, ऑक्सीजन 20 to 23%, नाइट्रोजन जो कि अमाइड की फॉर्म में आ रही है, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में आ रही है, 12 to 19%, और 0.2 to 3% सल्फ़र भी हुआ करती है इसमें। और ये तमाम कैलकुलेशंस वेट बाय वेट बेसिस पर हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? कहीं तो प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब सेल में राइबोसोम्स हुआ करते हैं, वो राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, and then subsequently some of them get modified by cytoplasmic enzymes. Ribosomes ने बना दिया, it make them perfect, लेकिन अगर मज़ीद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़े तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हुआ करते हैं जो उसको मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक लेवल्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटीन्स सबसे पहले है, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मज़ीद इसमें आए तो फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। उससे आगे आए तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स मज़ीद कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आए तो इट रेफर्स टू द linear sequence in which constituent amino acids are covalently linked through amide bonds, उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में they make the amide bonds, they make the peptide bonds. Primary structure is determined by its genetic code and post-translational covalent modifications. प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? राइबोसोम से बनेगा, लेकिन किस फॉर्म में बनेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर 1 अमाइनो एसिड
कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, नंबर 10, 12, 15, 20, किस पोजीशन पे। तो वो जो चीज़ डिटरमिन करेगी वो आपका डीएनए, आपका जेनेटिक कोड वो डिटरमिन करता है। वो आपको इंस्ट्रक्शंस एक मैनुअल दे देगा, मैनुअल राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम ट्रांसलेशन कर देगा, उसके पास कोड्स आए होंगे, उन कोड्स के मुताबिक प्रोटीन्स बना के सेल के हवाले कर देगा। और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हो, जैसे मैंने पहले कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो कर लेते हैं, तो उसको अगर हम मॉडिफाइड तरीके से कहें तो पोस्ट ट्रांसलेशनल कोवलेंट मॉडिफिकेशंस कहलाती हैं। राइबोसोम्स का प्रोटीन्स बनाने का अमल दैट इज़ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशंस आएंगी दे विल बी कॉल्ड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो हमने इसका नाम रख दिया पोस्ट ट्रांसलेशनल कोवलेंट मॉडिफिकेशंस। Next is the secondary structure. Primary structure gives a sequence of amino acids in a protein chain, while secondary structures reveals the arrangement of the chain in space. Primary structure में आपके पास एक चेन आ गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने उसकी मज़ीद अरेंजमेंट की है, मज़ीद आप उसमें कोई अमीनो एसिड ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसकी अरेंजमेंट के साथ खेलेंगे और उसको चेंज करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रिजल्ट फ्रॉम एपीरियोडिक मीन्स जिसमें पीरियड्स ना हो, पीरियड्स मीन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ना हो। पीरियड एक और चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 5 अमीनो एसिड फिर पीरियड मीन्स फुल स्टॉप, स्पेस, पॉज, यहाँ रुकना है अभी आपने, रुके आप, फिर आप मज़ीद 5 अमीनो एसिड्स, पॉज, पीरियड, फुल स्टॉप, आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। जब आप सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो वो ए पीरियोडिक कहलाएगा। पीरियोडिक टेबल है, एक सीक्वेंस है। In aperiodic structures, consecutive amino acid residues possess different sets of dihedral angles, whereas helical and extended structures are periodic structures which result from consecutive amino acids. I hope you understand this. That's very easy. So tertiary structure की तरफ अगर हम आए तो it refers to the spatial arrangement attained when a linear protein chain with secondary structure arrangements fold further into a compact 3D form. अब एक 3D फॉर्म एक बनता है जो बीच में स्पेसेस थी जो सेकेंडरी में भी रह गई तो वो टर्शरी में आके फिल हो जाती हैं, ये मज़ीद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा। इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स के दरमियान में ये बॉन्ड्स बनते हैं, डेवलप होते हैं। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर डिफाइंस शेप एंड साइज ऑफ द प्रोटीन। अब जैसे जैसे एक लॉन्ग चेन ऑफ द प्रोटीन को आपने कॉयल करना शुरू किया, उसको सर्कल में ले आए, उसको मज़ीद डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसको मोड़ना शुरू कर दिया, तो उसका साइज़ ऑब्वियसली कम होता चला जाएगा। तो टर्शरी के दौरान साइज़ मज़ीद रिड्यूस हो जाता है। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स ब्रिंग्स हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज एट इंटीरियर्स एज वेल एज हाइड्रोफिलिक एंड चार्ज्ड रेजिड्यूज ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। इस फोल्डिंग के दौरान हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज एक तरफ हो जाते हैं जबकि हाइड्रोफिलिक चार्ज दे कम ऑन अनदर साइड। नेक्स्ट, let's come to the quaternary structures. It refers to the spatial arrangement of the protein when it contains more than one polypeptide chain. सिंगल प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, अगर तो उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो आप पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी पे आ जाएगा। Formation of quaternary structure is primarily driven by a thermodynamic requirement to bury exposed hydrophobic surfaces of subunits. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनने की क्यों ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि उसमें थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हाइड्रोफोबिक सरफेसेस हैं दे मस्ट चेंज,
Now let's come to the functional properties in the foods. Physical and chemical properties that influence performance of the proteins in food systems during processing, storage, preparation and consumption. They depend on the physico-chemical properties like functional properties किस पे डिपेंड करती हैं, शेप, साइज, प्रोटीन्स की कंपोजिशन क्या है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स थे, उन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उन पर चार्जेस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है इन प्रोटीन्स का, हाइड्रोफोबिक कितने हैं, हाइड्रोफिलिक कितने हैं, उनकी रेशियो क्या है, मॉलिक्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रिएक्शन की एबिलिटी क्या है, वो रिएक्ट कैसे करेंगे। उनमें प्रोटीन्स के अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, शुगर्स, पॉलीसेकेराइड्स, सॉल्ट्स, माइनर कंपोनेंट्स, इनकी रेशियो क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रोटीन्स की कम्प्लेक्सिटी को, उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा वेरियस फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसमें फ्लेवर, ऑर्डर, कलर, हाइड्रेशन, जेलिंग, सिनेरसिस, स्वेलिंग, थिकनिंग, solubility, wettability, water sorption, viscosity, gelation, काइनेस्थेटिक, जिसमें टेक्सचर आता है, ग्रिटर कितना है, माउथ फील कैसी आ रही है, स्मूथनेस कितनी है वो प्रोटीन में, रियोलॉजिकल और टेक्सचरल, तो इसमें एग्रीगेशन कैसा है, कोहेसिव है या नहीं, च्यू कर सकते हैं आप, इलास्टिसिटी कितनी है, एडहेसिव कितने हैं, नेटवर्क कैसा बना हुआ है, डो फॉर्मेशन कैसी है, आप आटा बना रहे हैं, गूंद रहे हैं, तो वो आटा कैसा बना हुआ है, डो कैसी बनती है, टेक्सचर कैसा है, सरफेस उसकी प्रोटीन्स की कैसी हैं, अगर तो फोमिंग है तो फिर डिफरेंट होगा, एमल्सिफिकेशन है तो फिर और तरह से आएगा, फिल्म फॉर्मेशन है तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो पहले से हमें पता होती हैं या हम उसको चेक करते हैं। प्रोटीन्स बहुत वर्सटाइल होते हैं और जब प्रोसेसिंग के दौरान मज़ीद बदलते चले जाते हैं। दे कैन फॉर्म द नेटवर्क्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। थैंक यू वेरी मच। इससे रेलिवेंट आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ईमेल करें, वी विल डिस्कस इट। थैंक यू वेरी मच।